नमस्कार बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के इस वीडियो के अंदर सीखेंगे आगे का पाठ, जिसे शीर्षक दिया है रक्त और हमारा शरीर। अब पाठ नंबर 6 में हम इस तरह एक डॉक्टर और एक मरीज़ या फिर एक पेशेंट के बीच के वार्तालाप के द्वारा हमें लेखक के अनुभव या फिर ये कहें कि लेखक यतीश अग्रवाल जी ने शरीर और रक्त कणों की सुंदर जानकारी दी है। तो आइए देखें पाठ में। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की यानी कि लहू की, ब्लड की कमी हो गई है। जांच करवाकर देखते हैं, यानी इसकी रिपोर्ट निकलवाएं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की एक बूंद एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वैसे ही मैम ने उंगली में से थोड़ा सा लहू लिया और उसे स्लाइड पर रखा है जांच के लिए। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी यानी खटखटाया। भीतर से यानी अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही हैं। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से यानी नैपकिन से पोंछे और बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवाई लेगी तो ठीक हो जाएगी। यहाँ पर एक प्रकार की बीमारी का वर्णन किया गया है जिसे नाम दिया गया है एनीमिया। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। अगर आपको एनीमिया की जानकारी चाहिए तो उससे पहले रक्त यानी कि खून की, ब्लड की जानकारी तुम्हें लेनी होगी। अब डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है। द्रव्य यानी कि लिक्विड, प्रवाही के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। यहाँ पर देखिए डॉक्टर साहब हैं, वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा किस तरह से ब्लड की जांच कर रही हैं और तब कहती हैं कि सामान्य रूप से हमारा जो लहू है, रक्त है, वो सिर्फ लाल पानी जैसा, द्रव्य जैसा दिखता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो अंदर अनेक सारी वस्तुएं दिखती हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। तरल यानी लिक्विड जो पार्ट होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ता है अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण?
इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो यहाँ पर। दीदी जवाब देती है, हाँ, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही, यानी कि बीच में दबे हुए रहते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उनमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का होता है। यानी कि ये जो छोटे छोटे लाल कण हैं वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, और कल के बाद कुछ उसके भी अगले दिन। इस तरह से इन कणों का जीवन काल 4 महीने होता है, लेकिन धीरे धीरे ये नष्ट होते हैं और उनकी जगह पर नए कण उभर आते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। अनिल इसके बारे में और जानना चाहता है, इसलिए उसके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं वो अपनी डॉक्टर दीदी से पूछता है कि तो ये थोड़े ही महीनों में ख़त्म हो जाते होंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। यानी जो कण नष्ट हो जाते हैं उनकी जगह पर नए नए कण आते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनके अंदर कुछ कारखाने होते हैं। कारखाने कैसे? जो इन लाल रक्त कणों का निर्माण करते हैं, ऐसे कारखाने कहे जाते हैं। और इनके कारण ही शरीर में लाल कण पैदा होते हैं। कुछ नष्ट होते जाते हैं और इन कारखानों के अंदर जो हड्डियों के बीच की जगह है, जिसे मज्जा कहा जाता है, वहाँ पर ये नए नए कण आते रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि दूध हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए सामग्री है। तो ये सारी वस्तुएं, प्रोटीन है, लोह तत्व है, विटामिन है, अगर हम खाते हैं तो उन कारखानों को कच्चा माल मिल जाता है और कारखानों के अंदर यानी शरीर के मज्जा के अंदर ये लाल कण पैदा होते हैं, यानी कि बनते हैं। यह पौष्टिक आहार लेते हों, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, यानी कि जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं, तो ही हमारे शरीर के अंदर लाल कण बनते हैं। बच्चों, एक बात और कि यहाँ पर नॉनवेज कई सारी वस्तुओं का वर्णन किया गया है, लेकिन जो शाकाहारी लोग हैं वो नॉनवेज न खाएं, लेकिन फिर भी दूध, सब्जियाँ आदि लेते हैं, उससे भी उनके शरीर में अच्छी मात्रा में लाल रक्त कण बन सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यक कच्चा माल नहीं मिलता। यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो पूरी मात्रा में सब्जियां नहीं खाते, दूध नहीं पीते, तो उनके शरीर में ये लाल रक्त कण बनने के लिए कच्चा सामान नहीं पहुंचता और इस कारण उन्हें बीमारी हो सकती है। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से ही हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। यानी कि अनिल पूछता है कि क्या अगर हम संतुलित आहार लें तो हम एनीमिया नाम की बीमारी से बच सकते हैं?
दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही है, यानी कि ये सही बात है। अगर आप पूरी मात्रा में दूध, सब्जियां और फल लेते हो तो आपको एनीमिया नहीं हो सकता। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी। आप संतुलित पौष्टिक आहार नहीं लेते, यही हमारे देश की सबसे बड़ी बात बन गई है कि काफ़ी सारे लोगों को एनीमिया हो रहा है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी कि आप बाहर का कुछ भी खाना खाते हो, गंदा खाना खाते हो, तो इस तरह से आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं और यह भी एनीमिया का एक कारण हो सकता है। अतः इससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए खाद्य पदार्थ यानी कि खाने को ही खाएं, यानी ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। इस प्रकार अगर हम हाथ की सफाई रखें, बाहर का खुला खाना न खाएं, तो हम इस प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इससे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। यानी कि कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो पैरों के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर दीदी का कहना है कि आप खुले पैर यहाँ वहाँ न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि जो सफ़ेद कण हैं दूसरी बीमारियों से हमें बचाते हैं। इन सफ़ेद कणों का काम कुछ सिपाहियों जैसा ही होता है। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। कई बार हमें चोट लग जाती है और कुछ ही घंटों बाद यानी दूसरे दिन भी कह सकते हैं, वो जो चोट है वो सूख जाती है और उसके ऊपर जो रक्त होता है वो जम जाता है, यानी कि रक्त शरीर से निकलना बंद हो जाता है। तो बिंबाणुओं का काम यही है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिनी की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के झाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस झाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बहना या निकलना बंद हो जाता है। हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग हमारा रक्त अगर शरीर में से निकल जाए तो हमारे लिए काफ़ी हानि पैदा कर सकता है, लेकिन ये बिंबाणु हैं वो शरीर में से रक्त का बहाव बंद कर देते हैं चोट लगने पर। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। दीदी ने कहा, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति में निकट के अस्पताल में पहुंच जाना चाहिए। ज़रूरत होने पर उसे टाँके भी लगाए जा सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए।
दबाव पड़ने से यानी वह भाग दबने से, अगर आप कपड़ा बांधेंगे ज़ोर से तो उस पर दबाव पड़ेगा और उससे रक्त बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है। किंतु अगर हम देखें कि रक्त काफ़ी बढ़ चुका है या फिर बह चुका है तो हमें रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इस तरह से दीदी ने अनिल को समझाया। अनिल ने कहा, ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट लिया जाता है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। बच्चों, आपने ब्लड ग्रुप के नाम सुने होंगे, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, इस तरह से। तो यह ब्लड ग्रुप अगर आपका है तो उसी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को आप खून दे सकते हैं। इस तरह की जानकारी डॉक्टर दीदी ने अनिल को दी। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने सवाल किया कि अगर हमें ज़रूरत हो और उसी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति न मिले तो क्या करना है। दीदी ने जवाब दिया, ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के ब्लड बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का रक्त तैयार रहता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करें। इस तरह दीदी उसे जवाब देती है कि अगर आपको रक्त की ज़रूरत है तो हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक होता है, लेकिन वहाँ पर भी ब्लड का संग्रह यानी कि भंडारों की ज़रूरत होती है। तो हमें ये करना है कि हमारे शरीर का जो रक्त है उसका दान देने से उस ब्लड बैंक के अंदर जो रक्त का भंडार है वो हम सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कि ब्लड डोनेट करने की सलाह दीदी ने दी। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। प्रायः हर ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी आ सकती है, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। यानी दीदी समझाती हैं कि रक्तदान करने से कभी कमज़ोरी नहीं आती और 18 वर्ष की उम्र के बाद ही आप रक्तदान कर सकते हो और एक समय में आपके शरीर से 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। आगे कहती हैं, हमारा शरीर इतना रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून यानी कि रक्त होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, दीदी ने समझाया। फिर तो बड़े होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, अनिल की पीठ ठोकते हुए दीदी ने कहा।